Hey guys, a very good evening to all of you. Welcome on Officers Banking वाला YouTube चैनल. So आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट. That means foreign exchange market. So we will cover number of topics under this particular one. Okay, we'll talk about what is forex market, what is foreign exchange rate. We'll talk about cross rate, direct and indirect quotation, as well as the forward exchange rate. Okay, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है एंड द इम्पॉर्टेंट वन एज वेल. काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर लाइक वो जाइब हो या काइब हो दोनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेशन से देखने के लिए मिलेंगे. तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, द फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स मार्केट, and then we will come to the basic technicals as well as arithmetics based on foreign exchange market. Okay, so without any delay we will start with foreign exchange market. So now the very first question is, what is forex market और foreign exchange market? So अगर हम लोग इस particular question की बात करते हैं तो यहाँ पे तो इसका बेसिक मतलब क्या है आपका कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसीज के अंदर आपका ट्रेड होता है. मतलब एक ऐसी जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या है, जहाँ पे हम लोग एक डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी फॉरेन करेंसी में. ठीक है, तो सपोज दैट इंडियन रुपी को हम लोग कन्वर्ट करें यूएस डॉलर में या यूरोज में या पाउंड में या येन में या किसी अदर करेंसी में. एंड जिस पर्टिकुलर मार्केट में ये कन्वर्जन आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रूप में जानते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज जो आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे करेंसी पेयर जिसमें ट्रेडिंग होता है. तो ये एक नॉर्मल यूजेस के लिए हो सकता है. सपोज दैट इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडीज आफ्टर 6 months in USA, so you have to convert your INR into US dollar. Okay, so that type of conversion, or in the era of globalization where we are where we are involved in the international trade, तो बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज के डेट में होता है. So when we do these import exports things, so we need a proper help of foreign exchange market. तो जहाँ पे जैसे अगर आप import कर रहे हैं from यूरोप, तो आपको कहीं ना कहीं जो पेमेंट्स है वो यूरो में करनी होती हैं. या अगर आप जापान से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको जापानीज येन में पेमेंट आपका करना होता है बीइंग एन इम्पोर्टर. तो ये जब ट्रांजेक्शन्स आपका बेसिकली जब कंडक्ट की जाती हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका होता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का. ओके, तो यहाँ पे विद क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो करेंसीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या करेंसीज को वीक करते हैं. बेसिकली एनालिसिस पार्ट जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्पेक्यूलेशन, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक, दैट इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज इट्स बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. तो जहाँ पे हम लोग अपनी घरेलू मुद्रा को किसी फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं या उसमें बेसिकली उसको स्वैप कर रहे होते हैं, तो दैट इज जनरली नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी. तो सपोज दैट वन करेंसी इज इंडियन करेंसी INR with another, so that is suppose that it is US dollar. Okay, तो यूएस डॉलर, वो रुपए का कन्वर्जन आपका हो रहा है किसके साथ, डॉलर के साथ. तो ऐसा स्वैप जहाँ पे भी हो रहा होता है मतलब ये एक्टिविटीज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के रूप में जानी जाती हैं. एंड जहाँ पे ये एक्टिविटीज आपकी कंडक्ट की जाती हैं, जैसे अगर आप इंडिया में बात करें तो देर आर नंबर ऑफ ऑथराइज डीलर्स. ओके, सो एडीज इनको बोलते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स. दे आर जनरली गवर्न बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं. एंड दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट दैट इज कॉल्ड फेमा एक्ट 1999. ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की गाइडलाइंस के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इट इज जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, इट्स अ स्वैप ऑफ US डॉलर with INR, or swap of euro with INR, swap of yen with INR, or apart from these like swap of Chinese renminbi या yuan with INR. तो जब ऐसे जैसे इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड हुआ तो जब आप पेमेंट करेंगे वो किस में होगा, आपका चाइनीज करेंसी युआन के अंदर. सो
जो कन्वर्जन आपका होता है आईएनआर को कन्वर्ट करना आपका युआन के अंदर या रेनमिनबी के अंदर, तो ये कन्वर्जन जो है इसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स मार्केट, जिसको फॉरेक्स मार्केट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब दूसरा मेजर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि जिस रेट पे हम लोग डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं आपका फॉरेन करेंसी के अंदर, सपोज दैट फॉर $1 we are paying around 82.4045 INR। ओके, तो ये जो कन्वर्जन है कि $1 के लिए आपको 82.4045 INR इंडियन रूपी आपका पे करना पड़ा है। तो जैसे सपोज दैट हमने डॉलर को INR को कन्वर्ट किया डॉलर में, तो $1 को खरीदने के लिए आपने इतना पे किया। सो जिस रेट पे वो कन्वर्जन हो रहा है उस रेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के रूप में उसको जाना जाता है। तो एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी, सपोज दैट इंडियन करेंसी INR रूपी, can be exchanged into another one, suppose that it is euro, in another word it is a value of one currency in term of other। ठीक है, जैसे $1 के लिए हमें पे करना पड़ रहा है कितना, सपोज दैट 82 रुपीज। तो दिस इज लाइक कि $1 की जो वैल्यू है in term of Indian rupee that is 82 rupees, or suppose that for €1 we are paying around 85 rupees। okay, तो ये जो वैल्यूएशंस आपकी हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जिस रेट पे हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस रेट को किस नाम से जाना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो यू कैन सी दीज पर्टिकुलर एग्जांपल्स। ओके, तो ये आज के डेट में अगर आप जैसे INR और USD INR के करेंसी पेयर को उठा के देखते हैं तो यू विल फाइंड समवेयर कि हाँ कि जहाँ पे $1 के लिए हमें इतना पे करना पड़ रहा है। ओके, सो जिस रेट पे हम लोग एक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे करेंसी में, उस रेट को हम लोग किस रूप में जानते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट के रूप में। एंड जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स आपका कंडक्ट की जाती हैं उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रूप में जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है, we'll come to the analysis or fundamentals things about forex market, but before coming to that one, यहाँ पे कुछ terminologies हैं जो काफ़ी important है, जैसे quotations आपके हैं डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, क्रॉस रेट, चेन रूल, ओके, वैल्यू डेट। तो सबसे पहले ये जो बेसिक टर्म्स आपके हैं इनको जल्दी से समझते हैं, देन विल कम टू दी अनदर पार्ट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। अब ये जो करेंसीज का जो कोटेशन आपका होता है ना, you'll find two type of quotation. One is when we generally represent foreign, like when we generally talk about, just say suppose that for $1 it is the rate is suppose that 82 INR rupees। okay, so this is generally known as the direct quotation। तो जब foreign currency के basis पे आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका दिस इज जनरली नोन एज डायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, वैसे वर्सा, जैसे इसका अपोजिट। ओके, तो जहाँ पे सपोज दैट ₹1 इज इक्वल टू सपोज दैट इट इज समवेयर 0.01010 समथिंग $, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट मतलब जहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है, एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसको किस रूप में जाना जाता है, आपका इनडायरेक्ट कोटेशन के रूप में। तो बहुत सिंपल है। अगर आप बात करते हैं यूजेस का, तो हमारे यहाँ पे जो आज के डेट में यूज होता है दैट इज डायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, सो मैक्सिमम लाइक व्हेनेवर यू विल डू द ट्रांजैक्शंस इन फॉरेक्स मार्केट, तो यू विल फाइंड कोटेशन इन टर्म ऑफ डायरेक्ट कोट। ओके, वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे जो इमेज मैंने आपको दिखाया है, I took it from BSE वेबसाइट, तो ये जो कोटेशन है कि ₹1 is equal to 0.0121 $, so it's a indirect quotation। ये क्या हो गया, आपका एक indirect quotation हो गया। ओके, बट यूजुअली यू विल फाइंड कि जो quotations आपके होते हैं जब भी फॉरेक्स आपका ट्रेड होता है और whenever you convert your domestic currency, these authorized dealers or money exchangers, they generally offer you direct quotations। so maximum time वो direct quotations को ही आपको quote कर रहे होते हैं। ठीक है, so direct quote is the quote is direct when
price of 1 unit of foreign currency, that is suppose that it is dollar, is expressed in term of domestic currency, it is rupees INR. ठीक है, तो जब जो एक फॉरेन करेंसी का वैल्यू है हमारे INR के साथ वो कंपैरिजन हो रहा है, ये सपोज दैट दिस, ओके, फॉर 1 US dollar you have to pay 82 rupees something पैसा, तो दिस इज जनरली नोन एज डायरेक्ट कोटेशन. ओके, एक यूरो के लिए आपको 85 रुपीज पे करना पड़ेगा, अगेन डायरेक्ट कोट. एक येन के लिए आपको 85 पैसा पे करना पड़ेगा, अगेन डायरेक्ट कोट. तो इस तरीके की जो कोटेशंस आपकी रहती हैं, सो दैट इज जनरली नोन एज डायरेक्ट कोटेशन. इनडायरेक्ट कोटेशन क्या हो गया, जब डोमेस्टिक करेंसी, एक डोमेस्टिक करेंसी के बदले में कितना फॉरेन करेंसी मिलेगा. ओके, सो द कोट इज इनडायरेक्ट व्हेन the price of 1 unit of domestic currency, that is INR in term of India, is expressed in term of foreign currency, suppose that it is dollar or any other currency. तो जैसे 82.6150 रुपीज के लिए आपको कितना मिलेगा, $1 मिलेगा, या फिर जैसे हमने देखा कि फॉर 1 rupee it is equal to 0.0121 US dollar. तो दिस इज जनरली नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनडायरेक्ट कोटेशन. बहुत सिंपल, बहुत आसान, और बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है, और ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ये इस चीज़ का क्लैरिटी होगा तो आगे जब भी आप जैसे कोई भी केसेस या कोई भी केस पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कोटेशन. ठीक है, तो दीज ये जो रेट हैं ये थोड़ा सा पुराने हो सकते हैं, आई जस्ट पिक दीज पर्टिकुलर डेटा, बट हाँ जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बिल्ड करना है. फॉर 1 US डॉलर, मतलब अगर फॉरेन करेंसी का कंपैरिजन हो रहा है विद डोमेस्टिक करेंसी INR, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, आपका डायरेक्ट कोटेशन. एंड इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू हम लोग करें किसके साथ, आपका फॉरेन करेंसी के साथ. सो दैट इज जनरली नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन. ओके, with effective from 2nd of August 1993, all exchange rate are quoted in direct method. ये एक नोट जिसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, लाइक whenever you will do this kind of trade ना, जब आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे किसी फॉरेन करेंसी में, तो जो भी आपका डीलर है वो they'll generally quote the currencies in term of डायरेक्ट कोटेशन. वो आपको इसी तरीके कोट कुछ देंगे कि लाइक 1 US डॉलर इक्वल टू 82 रुपीज समथिंग, और 1 pound इक्वल टू 198 रुपीज समथिंग, जो अभी रिसेंट के जो रेट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. तो फर्स्ट हमारा जो अभी तक का लर्निंग है, दैट इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड कोटेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशन. अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशंस के साथ कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज दैट देयर आर 2 कंट्रीज. ठीक है, जैसे इंडिया, देयर इज अ डील बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, सो इंडिया की करेंसी है आपका INR एंड चाइना की करेंसी है आपका रेनमिनबी, RMB, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं. तो देयर इज नो डायरेक्ट कोट बिटवीन दीज 2 करेंसीज. अब इन 2 करेंसीज के बीच में डायरेक्ट कोटेशन आपका नहीं है, सपोज दैट. ओके, तो हम इन 2 करेंसीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, तो इसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी यूज अ बेस करेंसी. हम लोग एक ऐसी करेंसी को यूज करेंगे जो एक बेस करेंसी है. बेस करेंसी मतलब आप कौन सा बेस करेंसी होगा, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि US डॉलर विल बी द बेस करेंसी. अपार्ट फ्रॉम डॉलर जैसे यूरो, येन, पाउंड, ये इवन जैसे अभी आप लोगों ने कुछ समय में देखा होगा इन लास्ट 1 ईयर, जैसे इंडियन जो करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं बेस करेंसी के रूप में यूज किया जा रहा है, जैसे रशिया एंड अदर कंट्रीज जो इसको आपका काफी ज्यादा प्रमोट करें. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, सो सपोज दैट देयर इज अ लाइक वी हैव INR, we have US dollar INR pair. Okay, we have US dollar renminbi pair, we don't have this. तो हम लोग अब इन दोनों में जो कॉमन करेंसी है दैट इज US डॉलर. तो हम लोग क्या करेंगे, US डॉलर को क्या करेंगे, आपका बेस करेंसी बनाएंगे. तो अगर आपको INR इंडियन रूपी को कन्वर्ट करना है किसमें, रेनमिनबी में, तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट योर INR इनटू US डॉलर, then it can be easily converted into yuan या renminbi. ठीक है, सो क्योंकि US डॉलर और इनका
आपका रेनमिनबी का ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पेयरिंग बनाया गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा मेथड्स आपका चलते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इट इज जनरली नोन एज क्रॉस रेट। ठीक है, क्रॉस रेट के ऊपर अर्थमेटिक्स पूछे जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? इसी के ऊपर आपका बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे वो आपको कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, मतलब इन दो कंट्रीज के बीच में या करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। एंड दे विल गिव यू कि इंडियन मार्केट के अंदर यूएस डॉलर आईएनआर रेट इज दिस, एंड यूएस मार्केट के अंदर यूएसडी रेनमिनबी पेयर इज दिस। तो उसके बेसिस पे तो पहले आप आईएनआर को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, देन डॉलर को कन्वर्ट करेंगे आपका किस में? रेनमिनबी में। तो जो रेट निकल के आएगा उससे आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? तो जैसे यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, देयर इज अ करेंसी ए जो कि दोनों के साथ आपका क्या है? कॉमन है। ठीक है, करेंसी ए जिसका कन्वर्जन आपका ए के साथ, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है, बट देर इज नो कन्वर्जन बिटवीन दीज टू। ठीक है, ए बी और सी के बीच में कोई डायरेक्ट कोटेशन आपका नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल कन्वर्ट बी इनटू ए। ठीक है, आपका आईएनआर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया आईएनआर यूएस डॉलर में, देन यूएस डॉलर वी विल कन्वर्ट इनटू सी। ठीक है, तो सी बी को आपका सी में कन्वर्ट करेंगे, एंड जिस भी रेट, जो भी कन्वर्जन आपका होगा वही आपका क्या होगा? एक्सचेंज रेट के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो इफ अ पर्सन वांट टू रेमिट यूरोस, एक और केस के थ्रू इसको आपका समझिए। ठीक है, तो एक पर्सन आपका जो यूरोस में रेमिट करना चाहता है, ट्रांजेक्शन करना चाहता है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो उसको बेसिकली सपोज दैट ही इज इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम यूरोप एंड ही हैज टू मेक पेमेंट इनटू द यूरो। ठीक है, सो उसको यूरो में आपका पेमेंट करना है, एंड एज अ बैंकर एंड फॉर अ आर्ग्यूमेंट सेक रूपी यूरो आर नॉट नॉर्मली कोटेड। अब सपोज दैट, मतलब ऐसा है नहीं वैसे रियलिटी में, वी डू हैव डायरेक्ट कोटेशंस विद यूरो। ओके, बट आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि सपोज दैट कि रुपए और यूरो का बीच में कोई डायरेक्ट कोटेशन आपका नहीं है। ओके, and therefore what we have to do, first buy dollar against rupee, and then same dollar will be disposed of to acquire the euros। तो जैसे मैंने आपको केस बताया था कि USD and INR, we do have quotation USD euro, we have quotation, but there is no quotation between in these two। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस INR इनटू डॉलर, देन यू विल कन्वर्ट डॉलर इनटू यूरो। तो उसके हिसाब से जो भी कन्वर्जन रेट होगा दैट विल बी योर एक्सचेंज रेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आई विल शो यू सम एग्जांपल एज वेल। ओके, तो इफ अ रेट in Mumbai market are suppose that for $1 it is 78.18, okay, and rate in London market for $1 it is 0.83 euros। Okay, we will get $1 for 78.18, and for $1 we will get this much of euros। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो दैट मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मेनी रुपीज इक्वल टू 1 यूरो, तो जिसके हिसाब से आप कन्वर्जन करेंगे। सो इफ 8.83 यूरोस इक्वल टू $1, देन दिस विल बी योर आउटकम। सो आपका जो एक्सचेंज रेट होगा दैट विल बी 94.19 रुपीज, मतलब 1 यूरो इक्वल टू दिस। ओके, 1 यूरो के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल मेक दी पेमेंट्स। तो ये जो पूरा अर्थमेटिक आपका चलता है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रॉस रेट के नाम से जानते हैं। एंड इस ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको बहुत बार एग्जामिनेशंस में टेस्ट किए गए हैं, जो जिनका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो यू हैव 2 रेट्स, तीसरा एक कॉमन करेंसी जिसको आप बेस करेंसी के रूप में यूज करेंगे, और उसके मदद से आप उन करेंसीज का जिनमें डायरेक्ट कोटेशन नहीं है उनको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वैल्यू डेट। अब अगला जो चीज हम लोग समझने वाले हैं वो है हमारी वैल्यू डेट। अभी तक आपने क्या पढ़ा? फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स रेट, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशंस एंड क्रॉस रेट। तो जिस रेट, जैसे ये जो क्रॉस मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करें, जो मेथड्स हम लोग यूज करें, इसको हम लोग चेन रूल के रूप में भी जानते हैं कि चेन, वी आर क्रिएटिंग अ चेन। ठीक है, उसी को आपका चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी लॉजिक या कोई भी आपको स्पेशल स्टडी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू डेट का।
वैल्यू डेट इज समथिंग कि जैसे क्या होता है ना कि जैसे किसी करेंसी पेयर के अंदर आपका दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट्स हुआ, सो दिस जैसे सपोज दैट आज उन्होंने एग्रीमेंट आपका किया, जिस डेट पे उनका सेटलमेंट आपका हो रहा है उस डेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वैल्यू डेट के नाम से, ठीक है। जैसे अगर वो आज हुआ तो उसको हम लोग कैश के नाम से जानते हैं, अगर वो कल हुआ तो टॉम टुमारो, देन अगर डे आफ्टर टुमारो होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पॉट के नाम से जानते हैं। अगर आफ्टर स्पॉट डेट, ठीक है, जो स्पॉट डेट है उसके बाद वो कभी भी होता है आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड रेट के नाम से आपका जानते हैं। तो वैल्यू डेट इज in forex trading the value date is regarded as the delivery date on which काउंटर पार्टीज, मतलब जो बाइंग सेलिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, टू ट्रांजेक्शंस एग्री टू सेटल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, जिसने बाई किया है, ठीक है, वो बाई के लिए जो प्राइसिंग आपका है, एंड सेलर जो आपका जैसे सेलिंग के लिए उसने जो कमिटमेंट्स आपके किए हैं, बाय मेकिंग पेमेंट्स एंड ट्रांसफरिंग ओनरशिप। जैसे किसी ने बाई किया तो उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी एंड ही हैज टू मेक पेमेंट, एंड जो सेलर है वो आपका ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा। तो जैसे आज इनके बीच में सपोज दैट ट्रांजेक्शन टुक प्लेस टुडे एंड सेटलमेंट हैपन डे आफ्टर टुमारो, ओके, तो उस ट्रांजेक्शन को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजीज बहुत बार यूज होते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी चाहिए जिसको आपका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जैसे देयर इज अ केस कि देयर इज अ डेट ऑफ डील इज 15th ऑफ जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023 को एक ट्रांजेक्शन आपका हुआ दो पार्टीज के बीच में। अगर इसका सेटलमेंट हो जाता है कौन से डेट में, सेम डेट में, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कैश और रेडी, ठीक है। तो आज आपका ट्रांजेक्शन हुआ, आज ही आपका सेटलमेंट हुआ, ओनरशिप और पेमेंट ट्रांसफर्स। दूसरा, अगर आपका जैसे ये तो सेम रहेगा आपका डेट ऑफ डील, अगर ये आपका एक दिन बाद होता है, ठीक है, सो आज 15 को ट्रांजेक्शन हुआ, 16 को सेटलमेंट होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टॉम, टॉम मीन्स टुमारो, ओके। देन तीसरा, अगर ये 16 की जगह 17 को होता है, मतलब डे आफ्टर टुमारो होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, स्पॉट के नाम से। और अगर वो आफ्टर स्पॉट डेट होता है, ठीक है, सो एनी डे आफ्टर दिस और स्पॉट, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, एनी डे आफ्टर दिस और स्पॉट डेट, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड के नाम से उसको जाना जाता है। तो जब भी हम लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो जिस डेट पे वो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है और सेटलमेंट किस डेट पे हुआ है, सेटलमेंट मीन्स हियर द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम बायर साइड एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर साइड। तो ये जो चीज़ें आपकी होती हैं तो उसके लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज जिसको आपका फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज करते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ टाइम इन जैब एग्जामिनेशन दे आस्क हाफ मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 4 टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो आप इनको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो जस्ट ये जो लाइनर्स हैं इनको ध्यान रखें, इनको आपको कोई डेफिनेशंस को रटने या इनका जरूरत नहीं है। इफ यू सी दैट चार्ट ना, प्रीवियस चार्ट, तो आपको इजीली आप इनको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो कैश इज, इट इज द रेट व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ डील। 15 को आपका या 1 जनवरी को आपका ट्रांजेक्शन हुआ था, 1 को ही सेटलमेंट हो गया, ठीक है। टर्म इज व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, जो अगला काम का दिन था, जैसे 1 को ट्रांजेक्शन हुआ था, 2 को आपका सेटलमेंट हुआ है, सो दैट इज जनरली नोन एज टॉम टुमारो, ओके। बहुत आसान भी है याद करने के लिए, तो इससे आप थोड़ा सा डे आफ्टर टुमारो स्पॉट इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। स्पॉट इज व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पॉट के नाम से। एंड फॉरवर्ड इज इफ द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्पॉट डेट, ठीक है, इट इज जनरली नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है। तो जैसे 1 तारीख को आपका डील हुआ था, 10 तारीख को आपका सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल जनरली नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ध्यान से इनको पढ़िए। एंड ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। कहीं पे भी अगर फॉरेक्स मार्केट पूछा जाता है तो फॉरेक्स मार्केट के संबंध में ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, दीज आर कॉमन, लाइक दिस इज नॉट अबाउट JIB CIB। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड B or if you are preparing for some other examinations, so regulatory body examinations,
So whenever you'll study about the forex market, so these are the very basic and common terminologies which examiner they generally pick questions from based on these particular subtopics. Okay, now we'll talk about forward exchange rate. अब देखो हमने बात किया अलग अलग उनका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ना, इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. लाइक आज के डेट में जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया, या फिर जैसे let's say being a student you have to go USA after 6 months. If you want price stability कि हाँ कि जैसे suppose that the current USD INR rate is 82 rupees. Okay, आप चाहते हैं यार कि इसी पे मेरा डील हो, ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा ना हो कि आफ्टर 6 मंथ की प्राइसेस 90 रुपीज़ हो जाएं तो मुझे 8 रुपीज़ पर डॉलर एक्स्ट्रा पे करना पड़े. यू वांट टू फिक्स योर प्राइस ऑन दिस डेट, तो आप इसको अभी से खरीद के रख सकते हैं. जो 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ की जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है विच आर जनरली पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, एंड डेरिवेटिव्स यू नो whose value is derived and dependent upon the underlying asset. Underlying asset is currency pair. So suppose that this is the spot price, तो इसका फ्यूचर प्राइस जो आपका है या इसके ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं जो 6 मंथ लेटर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको परचेज करके अपने प्राइसेस को फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इवन लाइक जैसे बहुत सारे और डेरिवेटिव्स या फॉरवर्ड जो कि पार्ट है डेरिवेटिव का, तो इसका और भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन है. जैसे रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. We can also use for this speculation purpose. Let's say you have a speculation कि after 6 months US economy will gain from some like they'll have some kind of benefits from different events. Okay, तो US डॉलर मजबूत होगा, US डॉलर मजबूत होगा तो ये प्राइस आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा. तो अगर आप उस स्पेक्यूलेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज डेरिवेटिव्स. ओके, सो करेंसी डेरिवेटिव जिसमें this is generally part of the currency derivatives only. So the forward exchange rate, also referred as the forward rate or forward price, is exchange rate at which a bank agrees to exchange one currency for another at future date when it enters into the forward contract within an investors. Okay, so with our investors. तो देखो क्या होता है कि सिंपली जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना अलग अलग यूजेस, ठीक है, वो आपका रिस्क में जैसे अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं. अगर कोई स्पेक्यूलेटर है तो वो भी अगर उसके प्रिडिक्शन है कि आफ्टर 6 मंथ यूएस इकोनॉमी विल बूम, तो अगर यूएस इकोनॉमी बढ़ेगा मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं उसकी करेंसी भी मजबूत होगी. तो वो जो स्पेक्यूलेशन उसका है कि उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगे उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं. या फिर जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स वाला कि यू डोंट वांट टू फेस एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी कि मेरा प्राइस अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे और पे करना पड़ेगा. ऐसे जो भी केसेस हैं उन सब केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं किसको, आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को. तो जिसमें आपको डेरिवेटिव्स में अगर हम लोग बात करें जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे करेंसी के, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं किसको, ऑप्शंस को, जिनके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं. जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे बीएससी का, तो बीएससी की इस वेबसाइट में आपका जैसे मैंने करेंसी फ्यूचर आपका खोला हुआ है किसके लिए, यूरो आईएनआर के लिए. करेंसी पेयर आपका यहाँ पे क्या है, यूरो आईएनआर, एंड दिस इज द प्राइस फॉर जुलाई. तो ऐसे ही आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो उस तरीके से जो भी आपका यूजेस है वो हेजिंग है या फिर आपका स्पेक्यूलेशन है या कोई अदर है, तो उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं. एंड दोनों पार्टीज यहाँ पे कमिटमेंट करें, वी हैव एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज, सो देयर इज वेरी लेस लीस्ट काउंटर पार्टी रिस्क इज इन्वॉल्व. तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं. तो फॉरवर्ड जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम लोग बात करें यूजेस का तो फिनेंशियल मार्केट के अंदर इनका यूजेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इन टर्म ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. ओके, एंड यूजेस क्या है वो मैंने आपको बताया, स्टिल यू कैन गो थ्रू दीज पर्टिकुलर पॉइंटर्स. ओके, तो बेनिफिट्स ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, कैसे कैसे लोग इनका बेनिफिट लेते हैं या इन्वेस्टर्स इनका बेनिफिट लेते हैं. जैसे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिस्क that the exchange rate will change before transaction is completed. तो अगर जैसे मैंने आपको उस स्टूडेंट का केस बताया कि अगर उसको 6 मंथ के बाद जाना है एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 6 महीने के बाद यूएस डॉलर का प्राइस और बढ़ जाएगा, तो वो अभी से 6 मंथ बाद का कॉन्ट्रैक्ट को परचेज कर सकता है आज के प्राइस पे. ठीक है. दूसरा, गैम्बल दैट
करेंसी विल फॉल और राइज। तो गैम्बल मतलब स्पेक्यूलेशन, ओके। सो जैसे आफ्टर योर एनालिसिस, आपने किसी करेंसी का एनालिसिस किया, आपको आपकी एनालिसिस ये कहती है यार आने वाले समय में जैसे कोई करेंसी पेयर, सपोज दैट यूएस डॉलर एंड INR, इन दोनों करेंसी को आपने एनालिसिस किया। करंट रेट इज सपोज दैट दिस दिस इज द करंट रेट, सपोज दैट। अब आपको लगता है आने वाले समय में देर आर सम बैड न्यूज फॉर यूएस इकोनॉमी, सो दैट मीन्स अगर यूएस इकोनॉमी के लिए कोई खराब न्यूज आने वाली है, का मतलब है कि इसके प्राइसेस क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। इट इट जैसे आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से ये 75 रुपीज तक आ सकता है, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसको अभी से सेल करके चल सकते हो, ठीक है। या अगर आपकी एनालिसिस कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलने वाली है एंड दिस रेट विल बी आफ्टर 3 months, दिस रेट विल बी $1 इक्वल टू 90 रुपीज, so you can buy this particular contract, so you can make a profit of 8 rupees per dollar। तो इस तरीके से ये जो speculations आपके होते हैं based on some analysis, based on some based on market factors या based on individuals perceptions, तो ये जो चीजें हम लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां पे भी डेरिवेटिव्स को या जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक्सचेंज करेंसीज एट अ पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, सो दिस इज सिंपल यूज कि जहाँ पे हम अपने प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं और उस जैसे इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स इसको करते हैं, तो जब वो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डील कर रहे होते हैं तो लेट्स से द डिलीवरी डेट इज आफ्टर 6 months, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी डील हुआ है तो उसमें उन्होंने अभी से प्राइसेस जो करंट मार्केट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से 6 महीने बाद का सारा डील जो कि डन करके बैठे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक बहुत ही मतलब जैसे आज के डेट में ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है या इंटरनेशनल रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, हर एक कंट्री के साथ ये होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द फाइनल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट जनरली डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। अब ये जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सपोज दैट $1 इज इक्वल टू आपका सपोज दैट इट इज 82 रुपीज, ये दिस सपोज दैट दिस इज द करंट रेट, ठीक है। ये आपका करंट रेट है मानिए। अब कब ये करेंसी मतलब डॉलर का प्राइसेस कब बढ़ेंगे और डॉलर का प्राइसेस कब घटेंगे, इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स आपका इन्वॉल्व होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस, तो जैसे हम लोग अलग अलग चीज़ों का एनालिसिस करते हैं ना, सपोज दैट यू आर एनालाइजिंग सम इक्विटी, किसी भी कंपनी का शेयर्स को आप एनालिसिस कर रहे होते हैं या किसी कमोडिटी का आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट का आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा होता है ना या जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और आपकी जो मेहनत होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। बट इन केस ऑफ करेंसी एनालिसिस ये बहुत ही ब्रॉडर लेवल पर आपका होता है। कैसे? इफ यू एनालाइज दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर ना, अगर आप USD INR को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक एन एनालिसिस अबाउट यूएस इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है या कैसा करेगा। यू हैव टू एनालाइज इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है या कैसा इसका ट्रेंड है, एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड ऑल। तो पहले तो आपको कोर तरीके से दो इकोनॉमीज को एनालाइज करना पड़ेगा पूरे डिटेल में, ठीक है। अब दूसरा यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अब देखो क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इफेक्ट यूएस इकोनॉमी। तो ये जो अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो दूसरे फैक्टर्स हैं आपका मार्केट के अंदर जो यूएस इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सेम फॉर इंडियन इकोनॉमी, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स हु जनरली इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी बैड और गुड, तो जिस डायरेक्शन में उनका एनालिसिस। आफ्टर दैट यू विल रीच टू द कंक्लूजन। तो बहुत बड़ा स्टडी आपका होता है in term of the currency analysis, okay, and there are number of factors which generally determine the exchange rate of any currency pair। तो जैसे यहाँ पे आपके कुछ लिखे हुए जैसे current account deficit, तो how current account deficit will impact on this currency pair। so suppose that आप लोगों ने नाम सुना होगा CAD का, current account deficit, चालू खाता घाटा इसको बोलते हैं। तो it is generally part of the बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस करंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट,
current account, capital account and financial account. Current account that generally deal with the goods and services. मतलब current account में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे साल भर में कितना goods and services का import export हुआ वो रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो डेफिसिट में कब आता है, व्हेन योर इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट्स, मतलब जब हम लोगों के आयात ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ निर्यात, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब हमारा पैसा बाहर जाता है। अगर हम लोग कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट डेबिट ज्यादा से हुआ, सपोज दैट इट इज 100 एंड इट इज 70। अब ये सिचुएशन है, ठीक है, $100 बिलियन, $70 बिलियन, सपोज दैट, ठीक है। सो अब ये सिचुएशन है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, $30 बिलियन है, सपोज दैट करंट वन। अब कोई ऐसा न्यूज आया, आप लोग कई बार जैसे न्यूज़पेपर में देखते होंगे, ऐसे न्यूज आपके आते हैं कि इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज या डिक्रीज बाय दिस परसेंटेज, ठीक है, ऐसे दोनों न्यूज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर इंक्रीज बाय आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के लिए, मतलब हमारा पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा बाहर जा रहा है, तो देर इज अ सप्लाई, हमारी जो करेंसी है उसके लिए सप्लाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वीक होगा। और अगर होगा इंक्रीज हुआ है करंट अकाउंट, सॉरी, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हुआ है तो दैट मीन्स हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, करेंसी की वैल्यू कम होगी। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया, डेफिसिट है ही नहीं, सपोज दैट देयर इज अ सिचुएशन कि देयर इज अ करंट अकाउंट सरप्लस, सरप्लस मतलब उल्टा सिचुएशन, आपके इंपोर्ट कम है इन कंपैरिजन टू योर एक्सपोर्ट्स, आपके एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, आपकी करेंसी, मतलब आपके पास, आप चीजों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, आपके पास पेमेंट ज्यादा रिसीव हो रही है, तो दैट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो इस तरीके के जो लॉजिक्स आपके हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट में आता है। इन्फ्लेशन, आई होप यू गाइज नो, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। The impact is whenever inflation, whenever there is a situation of inflation, तो एवरी रुपी यू ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, मतलब जैसे अगर महंगाई बढ़ना क्या होता है, महंगाई मतलब क्या होता है, मूल्यों में वृद्धि हो जाना, ठीक है। एंड महंगाई बढ़ेगी तो जो भी डोमेस्टिक करेंसी आप यूज कर रहे हैं उसका परचेजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। लेटेस्ट एग्जांपल इज टमेटो, सपोज दैट देयर इज अ फैमिली जिसका टमाटर का बजट था 50 रुपये पर वीक, ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, लिमिटेड है। अब पहले उसको 50 रुपये में 1 किलो मिल रहा था, अब प्राइसेस बढ़े और ये प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपये पर केजी हो गया, ठीक है, 200 रुपये पर केजी टमाटर हो गया। अब उसका बजट तो फिक्स ही है ना, 50 रुपये, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है, तो अब वो 50 रुपये में कितना खरीद पाएगा, सिर्फ 250 ग्राम्स आपका खरीद पाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे वो 1 किलो खरीद पा रहा था, मतलब एक समय था 50 रुपये की जो बाइंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1 kg। अब ये 50 रुपये की जो खरीदारी करने की क्षमता है वो कितनी होगी, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है, पाव केजी। तो अब देखो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस 50 रुपीज टू 200 रुपीज, ठीक है। दूसरा, एज इन्फ्लेशन इंक्रीज एवरी रुपी यू ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो पहले 1 किलो खरीद पा रहा था, अभी सिर्फ कितना खरीद पा रहा है, आपका 250 ग्राम खरीद पा रहा है। तो दिस इज द लॉजिक। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा कहीं ना कहीं, आपकी करेंसी की वैल्यू को भी कम करेगा, तो वो इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, जिन इकोनॉमीज के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। जैसे सपोज दैट यूएस में इंटरेस्ट रेट है आपका 4%, इंडिया में आपके हैं 12%, तो जो इन्वेस्टर्स है ना उनको अट्रैक्ट करेगा, तो इनफ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो करेंसी को स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक डेट डेफिसिट फाइनेंस जैसे हम लोग करते हैं, जैसे अगर आपने इस बार का बजट पढ़ा होगा तो इनकम इज अबाउट 23-24 लाख करोड़। इसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज़ अराउंड 46 लाख करोड़। अब ये जो 20 का गैप है ना, अराउंड 23 लाख करोड़ रुपीस का, ये हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोरो करेगी तो कहीं ना कहीं देयर विल बी मोर मनी सप्लाई, और कहीं ना कहीं वो करेंसी को आपका वीक करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल। नाउ यू हैव मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इन फॉरेन एक्सचेंज रेट को आपका इम्पैक्ट डालने वाले बहुत सारे, you can further categorize these particular reasons among 3 part. First one is fundamental reason, दूसरा technical and तीसरा speculation. Fundamental मतलब it is something related to economy, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स या सरप्लस की बात हो रही है, तो वो चीज़। टेक्निकल में
सडन चेंज, ये हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता है, ये आपका शॉर्ट टर्म। कोई ऐसा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया पॉलिसी या कुछ ऐसा चीज इंट्रोड्यूस किया गया जिसने सपोर्ट दिया या जिसकी वजह से करेंसी वीक हुई, ठीक है। तीसरा स्पेक्यूलेशन, ये आपके एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की, ठीक है, कि ये इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा, बुरा परफॉर्म करेगा, अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा या उस करेंसी पेयर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इस तरीके के जो थॉट्स आपके हैं। ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल रीजन में बहुत सारे रीजंस हमारे पास हैं, जैसे सबसे पहले आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार भुगतान संतुलन। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि हम लोगों ने इसको आपका डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपका, बेसिकली कि कोई भी इकोनॉमी उसका दुनिया भर की जो अदर इकोनॉमीज हैं उनके साथ कितना मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पूरे साल भर के अंदर। तो अगर ये सरप्लस होगा सो दैट इज पॉजिटिव साइड, ठीक है, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट इसी का पार्ट है या करंट अकाउंट सरप्लस जो कि इसी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये सरप्लस में है तो अगर ये तो कहीं ना कहीं आपकी करेंसी को क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। वैसे वर्सा अगर ये डेफिसिट में है तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अगर किसी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हाई होगी तो इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट मोर मनी इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी FDI FIIs या ऐसा कोई भी बिजनेसमैन अगर इन्वेस्ट करता है, सो फर्स्ट दे गो थ्रू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, दे टेस्ट द फंडामेंटल ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। हाँ, उस इकोनॉमी के अंदर अच्छी चीज़ें हो रही है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड काफ़ी हाई है, वो आपके जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रेटिंग एजेंसीज की हेल्प ले या कुछ जैसे S&P है, मूडीज है, फिच है, तो इनकी मदद से भी जो डिफाइन होती है। फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर, जैसे मैंने आपको बताया डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसका आपका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट आपका डालने वाला है। इंटरेस्ट रेट अगेन अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका रेट मिलते हैं वहाँ कहीं ना कहीं लोग आपके ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज, तो अगर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी है तो देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हर 3 साल में 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। अगर गवर्नमेंट आपका 15 साल 20 साल 25 साल, तो इससे क्या होता है ना कि हर एक गवर्नमेंट के अपने एजेंडाज होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई रूल आपका या कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है तो वो कहीं लंबे समय तक के लिए तो वो जो इन्वेस्टर्स या जो बिजनेसमैन है उनके ट्रस्ट को जीत रही होती है। अब अगर सपोज धरो आज कोई XYZ आपका रूल कर रहा है, 2 साल में कोई दूसरा आ गया, तो हर बार वो क्या होगा ना, फ्लक्चुएशन होंगे, सबके थॉट प्रोसेस अलग होंगे और सबके हिसाब से जो पॉलिसीज होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टेक्निकल रीजंस का, तो टेक्निकल रीजंस में जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंट्रोल, तो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा सडन पॉलिसी लेके आ गया जो पॉजिटिव और निगेटिव आपका इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट टू हायर इंटरेस्ट, जैसे ये तो आपका फंडामेंटल्स में भी कहीं ना कहीं आता है, जहाँ पे कि एकदम से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, तो अगर वो शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े सो दैट विल अट्रैक्ट टू द इन्वेस्टमेंट्स। ओके, स्पेक्यूलेशंस क्या हो गया आपका कि स्पेकुलेशंस में कि हाँ लोगों का एक्सपेक्टेशंस या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है विद रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर करेंसी, तो उसके हिसाब से अगर उनको लगता है US डॉलर INR पेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी मीन्स कि इसमें प्राइसेस फ्लक्चुएशंस काफ़ी तेज़ी से होते हैं, तो वो उनका एक फेवरेट एरिया हो जाता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करके बाय या सेल करके पोजीशंस अपना बना करके कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेशन प्राइस है उसको आपका इनकैश कर पाते हैं। तो हायर द स्पेकुलेशन हायर द वॉलेटिलिटी इन द रेट्स, एंड कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेटर्स आपके होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो आप कभी वॉलेटिलिटी को ज़्यादा मतलब हाई वॉलेटिलिटी वाले में नहीं जाएंगे, बट इफ़ यू गो फॉर ट्रेडिंग ना, ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा आज ही बेचा या कल बेचा, इस तरीके का जो शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग होती है, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी की जितना वॉलेटिलिटी होगा, जितना फ्लक्चुएशन, मतलब जैसे सपोज दैट $1 इक्वल टू 82 INR, ठीक है। अब इसका वॉलेटिलिटी है सपोज दैट जो इसके लिए इंडाइसेस होते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हम उनको बोलते हैं, सपोज दैट इसमें मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, एक महीने के अंदर ये आपका 85 का हाई बनाया और 75 का लो बनाया, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है इस करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरीके के जो एरियाज हैं वो भी कहीं ना कहीं करेंसी को या करेंसी का जो वैल्यूएशंस है या फिर उसमें जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग का उसको डिफाइन करने में मदद करते हैं। ओके, सो दीज आर सम मेजर रीजंस जो कहीं ना कहीं हमारे करेंसीज का अगर हम लोग बात करें, दीज आर दी डिटर्मिनेंट्स हु जनरली डिसाइड द एक्सचेंज रेट।
कब बढ़ेगा कब घटेगा, या अदर्स जो फैक्टर्स आपके। ओके, सो आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। तो नाउ ओके, दिस इज इट। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आई विल क्विकली रिवाइज इन 2 minutes। ओके, so what is forex market? It is a place where foreign currencies are exchanged। okay, जहाँ पे हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करते हैं और स्वैप करते हैं बेसिकली। ओके, एंड जहाँ पे ये चीज़ें प्लेस होती हैं उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑथराइज डीलर्स आपका इंडिया में, और इंडिया में गवर्निंग एक्ट है आपका फेमा एंड गवर्न बाय आरबीआई। दूसरा, जिस रेट पे आपका एक्सचेंज होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट के रूप में जाना जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशन चलते हैं। डायरेक्ट कोटेशन जब फॉरेन करेंसी, एक फॉरेन करेंसी का मतलब एक यूएस डॉलर का कितना वैल्यू है इन टर्म ऑफ इंडियन रुपी या डोमेस्टिक करेंसी, तो उसको डायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन जब डोमेस्टिक करेंसी, एक डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कितना इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कोटेशन के रूप में जानते हैं। क्रॉस रेट क्या होता है? जहाँ पे कोटेशंस आपके डिटरमाइन फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसी थर्ड करेंसी को यूज करते हैं एज अ बेस करेंसी। वो एक कॉमन करेंसी होती है जहाँ जो कहीं ना कहीं कोटेड है आपका दोनों ऐसी करेंसी जिनमें आपस में कोटेशंस नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग क्रॉस रेट के रूप में, और जिस जो मेथोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग चेन रूल के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्रॉस रेट के ऊपर न्यूमेरिकल्स, अर्थमेटिक्स जो बोलते हैं फॉरेक्स के, वो पूछे जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपका, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंदर, तो उनको ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे वैल्यू रेट की हम लोगों ने बात करी, तो जो जिस डेट पे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उस डेट और सेटलमेंट में जो डेट्स हैं उनके हिसाब से, तो जैसे सेम डे हो रहा है तो आपका कैश, अगर अगले दिन हो रहा है तो टुमारो, अगर डे आफ्टर टुमारो तो स्पॉट, एंड आफ्टर स्पॉट एनी डे, दैट इज जनरली नोन एज फॉरवर्ड। ओके, देन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं या अफेक्ट करते हैं, जिसमें जैसे अगर हम लोग बात करें आपका फंडामेंटल रीजंस हैं या टेक्निकल हैं या स्पेकुलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका रहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कोशिश की कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसको समझने की। आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, एंड जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जैसे अगर आपका कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जिसमें दिक्कत हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट योर टॉपिक्स। तो जब भी हमारा अगला क्लास होगा तो वहाँ पे उन टॉपिक्स को हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।